हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। आई एम गोल्डी नामदेव और इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ओपन रीडिंग फ्रेम कोडिंग फॉर 55 किलो डाल्टन बैक्टीरियल प्रोटीन विल बी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको बोला है कि एक बैक्टीरियल प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 55 किलो डाल्टन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा और फिर इससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है इसका मॉलिक्यूलर वेट इन्होंने बताया है कि ये 55 किलो डाल्टन है। ये एक बैक्टीरियल प्रोटीन है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो डीएनए है इस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए ही अल्टीमेटली एमआरएनए बन रहा है और फिर प्रोटीन बन रहा है। तो इस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड है जिससे ये प्रोटीन बन रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ओपन रीडिंग फ्रेम। तो देखिए, ओपन रीडिंग फ्रेम न्यूक्लियोटाइड की ऐसी सीक्वेंस होती है जो डीएनए में प्रेजेंट होती है जिसमें भी किसी भी तरह का कोई भी स्टॉप कोडोन नहीं होता। ठीक है, स्टॉप कोडोन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसको ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब इसकी सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो अब इसमें लेंथ पूछ रहा है, तो देखिए जो 50, तो ये जो अभी 55 किलो डाल्टन प्रोटीन हमें गिवन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डाल्टन में। तो जब हम डाल्टन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो डाल्टन इक्वल 1000 डाल्टन होता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम किलो डाल्टन को डाल्टन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब मैं 55 किलो डाल्टन को कन्वर्ट कर लेती हूँ डाल्टन में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 इंटू 55। जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 55,000 और ये डाल्टन में निकल के आएगी। तो देखिए अब ये प्रोटीन मेरा डाल्टन में कन्वर्ट हो गया है 55,000 डाल्टन। ठीक है, तो मैंने इसको डाल्टन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें बोल रहा है कि ये इतना मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या है, प्रोटीन है। राइट, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो जो एक अमीनो एसिड होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 110 डाल्टन। सो 1 अमीनो एसिड इक्वल टू 110 डाल्टन। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लेती हूँ कि 110 डाल्टन का एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 55,000 डाल्टन है। तो इसमें कितने अमीनो एसिड होंगे, इसके लिए मुझे 1 इंटू 55,000 डिवाइडेड बाय 110 करना पड़ेगा। तो जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगी तो इसका आंसर 500 अमीनो एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इतने मॉलिक्यूलर वेट का ये जो प्रोटीन है इसमें 5500 अमीनो एसिड है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कितने न्यूक्लियोटाइड है। तो हमें पता है कि एक अमीनो एसिड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये 500 अमीनो एसिड है, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो इसके लिए सिंपली मुझे 500 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो जब मैं इन दोनों को इंटू करूंगी तो मेरा आंसर निकल के न्यूक्लियोटाइड में आएगा। तो अगर हम इसको इंटू करते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि ये ओपन रीडिंग फ्रेम में 1500 न्यूक्लियोटाइड्स थे। इस 1500 न्यूक्लियोटाइड का बाद में एमआरएनए बना और फिर इसी से ये प्रोटीन बना जिसका मॉलिक्यूलर वेट 55 किलो डाल्टन या फिर कितना था, 55,000 डाल्टन हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो इसका जो मेरा आंसर निकल के आता है वो 1500 न्यूक्लियोटाइड है जो आपके थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच प्रोटीन विल यू नीड टू मेक 100 माइक्रोलीटर ऑफ 15 माइक्रोमोलर सॉल्यूशन ऑफ अ 95 किलो डाल्टन प्रोटीन। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन निकालना है। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ प्रोटीन को, कि कितना प्रोटीन है। ठीक है,
तो इसके लिए हम मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए जो मोलैरिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये निकालना है, ये है अमाउंट ऑफ प्रोटीन W, तो मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको रीअरेंज करूंगी। तो मैं यहाँ W कर देती हूँ और ये पूरी यूनिट जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। तो ये हो जाता है मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। तो ये मेरे W का फॉर्मूला निकल कर आ गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब मोलैरिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं मोलैरिटी देख लेती हूँ। सो मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर में निकालेंगे, ठीक है। मोलैरिटी मोल पर लीटर में होती है। तो यहाँ पे कितना है, मोलैरिटी आपका 15 माइक्रो मोलर में दिया है। तो जैसे ही मैं इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, ठीक है। तो मेरा मोलैरिटी इस कॉन्सेंट्रेशन में आ गया। नेक्स्ट हमको क्या जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट मेरे को 95 किलो डाल्टन दिया है, ठीक है। 95 किलो डाल्टन यहाँ पे दिया है, बट मैं मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम पर मोल में कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करूंगी तो इट इज 95 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आपका क्या आता है, नेक्स्ट चीज क्या बचती है, मॉलिक्यूलर वेट भी हो गया। अब मुझे करना है वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम हमेशा आपका लीटर में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दे के रखा है 100 माइक्रोलीटर। तो मैं इस 100 माइक्रोलीटर को लीटर में जब कन्वर्ट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻6 लीटर, ठीक है। तो अब मैंने तीनों ही चीज को यहाँ पर गिवन कर मतलब पुट करके रख दिया। अब सिंपली इस सभी चीजों को मुझे फॉर्मूले में पुट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ये वाले फॉर्मूले में इसको मुझे पुट करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, W इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है। आप सब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मोलैरिटी का क्या है 15। अच्छा, जो माइनस में वैल्यू है उसको हम प्लस में लाने के लिए उसको नीचे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻6 15, फिर ये नीचे चला गया तो 10⁻6 मोल ऊपर आ गया और लीटर इस तरह से नीचे गया, ठीक है। तो ये हो गया मोलैरिटी। अब मॉलिक्यूलर वेट में देखिए 95 इंटू 10⁻³ ग्राम है। तो ये हो जाएगा 95 इंटू 10⁻³ ग्राम और मोल चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा मोल, ठीक है। अब लास्ट में बचता है मेरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 100, ये रहा वॉल्यूम 100 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो गया 100 लीटर और ये वैल्यू चली गई नीचे, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा यूनिट, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर यूनिट लिख चुकी हूँ, ठीक है। अब जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए मोल टू मोल कैंसिल हो जाएगा, ये लीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 100 है यानी ये 10⁻² है, तो इसको मैं यहाँ से माइनस कर देती हूँ, तो ये 10⁻4 बच गया। 10⁻3 को यहाँ से कैंसिल करती हूँ तो ये 10 बच गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, वैल्यू क्या क्या निकल के आई 15 इंटू 95 और क्या बचा ऊपर ग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻6 इंटू 10 बचा, ठीक है। तो अगर मुझे इस 10 को हटाना है तो मैं इस 10 को जब हटाऊंगी तो ये 1.5 हो जाएगा इंटू 95 ग्राम अपॉन 10⁻6 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको कम करूंगी, यानी कि अगर मैंने इसमें से 2 निकाल दिए यानी 100 अगर मैंने निकाला तो ये 1.5 और 100 अगर मैं हटाऊंगी तो ये हो जाएगा 0.95 ग्राम, ठीक है। और ये मेरा बचेगा 10⁻4 जिसको मैं यहाँ पर इंटू 10⁻⁻4 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको -4 लिखूंगी तो ये नीचे से हट जाएगा, ठीक है, ये नीचे से हट जाएगा और ये ऊपर चला गया, तो ग्राम को मैं लास्ट में पुट कर सकती हूँ। तो ये पूरा हो गया ग्राम में। तो मेरी वैल्यू किस में निकल के आई, देखिए ग्राम में निकल के आई है और आपके ऑप्शन में सब में मिलीग्राम में आंसर दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये जो ग्राम की वैल्यू है इसको मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मिलीग्राम में मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 10⁴ ग्राम, ठीक है। सो जो है अपना 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ mg होता है। तो जब मैं इस वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा 1.5 इंटू 0.95 इंटू 10⁻³ ये आ गया, और ये वाली वैल्यू को मैं नीचे ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 10⁴। तो ये सिंपली कट हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको आप इंटू करोगे और फिर डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, तो इसका आंसर जो है वो 0.1425 mg में आ जाएगा। तो हमने mg में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा आंसर ये आ रहा है। अब ये वाला आंसर देखिए आपके किसी ऑप्शन में मैच होता है, तो यस मैच होता है। कहाँ है 0.1425 mg, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग विथ 3 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड्स कैन बी मेड assuming that each amino acid can be used more than once। ये बोल रहा है कि आपको 3 अमीनो एसिड से स्टार्टिंग करनी है। मान लीजिए कि एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 1 2 और 3, और ये तीनों अमीनो एसिड ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं, डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड बनते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये अमीनो एसिड एक से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं, तो ऐसे करके आप कितने कॉम्बिनेशंस बनाओगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 एक अमीनो एसिड है, मतलब ये ट्राइपेप्टाइड बन गया। वैसे ही 1 1 1 बन सकता है, 2 2 2 बन सकता है, 3 3 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 1 2 2 2 3, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ट्राइपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास 3 स्पेस है, ठीक है, यानी 3 अमीनो एसिड है। तो 1 जो है आपका इधर भी आ सकता है, इधर भी और इधर भी, और सेकेंड वाला अमीनो एसिड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सिमिलरली थर्ड जो अमीनो एसिड है वो भी इस तरह से आ सकता है। मतलब हर एक अमीनो एसिड के लिए 3 जगह है। तो मैं क्या करूंगी 3, फर्स्ट वाले अमीनो एसिड के लिए 3 प्लेस, सेकेंड वाले अमीनो एसिड के लिए भी 1 2 3 3 प्लेस, और थर्ड वाले अमीनो एसिड के लिए भी 3 प्लेस, ठीक है। तो आप जब आप इसको इंटू करोगे 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। तो यानी कि आपके पास पूरे 27 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिससे आप इस ट्राइपेप्टाइड को फॉर्म कर सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेप्टाइड कंटेनिंग ओनली एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो आपके ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बताया गया है 11,000। सो द लाइकली नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इन द पेप्टाइड इज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे तब जाके ये प्रोटीन बना है, ठीक है। तो मान लीजिए सारे अमीनो एसिड है, तो गिवन है आपके पास कि ये जो पूरा प्रोटीन है इसका मॉलिक्यूलर वेट 11,000 दिया गया है, ठीक है। अब अगर आपके पास किसी भी तरह की यूनिट नहीं दी होती है कि ये किलो डाल्टन है कि डाल्टन है, अगर आपके पास कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको बाय डिफॉल्ट डाल्टन कंसीडर करना है। तो ये क्या होगा 11,000 डाल्टन, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है ना, इसमें सिर्फ एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन, यही 3 अमीनो एसिड है जो ये पूरे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। बट ये अमीनो एसिड कितने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है जिन्होंने ये प्रोटीन का फॉर्मेशन किया है। तो आपको वो नंबर निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड जो इस पेप्टाइड इस प्रोटीन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं अब क्या होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये कि आपको पता होना चाहिए कि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएनिलीन,
एंड टायरोसिन। ठीक है, तो मैं इनकी अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर वेट लिख देती हूँ। तो ट्रिप्टोफैन का जो अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर वेट है वो 204 है, इसका 165 है और इसका 181 डाल्टन है। ये सब कुछ डाल्टन में है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा। तो जब मैं इनका एवरेज निकालूंगी तो 204 प्लस 165 प्लस 181 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 183 डाल्टन निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है हमारे पास कि 183 डाल्टन का ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका, एरोमेटिक अमीनो एसिड का निकल के आया है। और ये बोल रहे हैं कि पूरे प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 11,000 है, डाल्टन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें कितने एरोमेटिक अमीनो एसिड है वो जानने के लिए आपको 11,000 डिवाइडेड बाय 183 करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 16 निकल के आएगा। यानी ये 16 अमीनो एसिड है जो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो 16 अमीनो एसिड इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए 16 एरोमेटिक अमीनो एसिड कहाँ से मिल रहा है, ये है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16 अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइसिन इज 75, तो व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइसिन ग्लाइसिन पेप्टाइड। ठीक है, ओके, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए इन्होंने बोला है कि एक ग्लाइसिन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट इन्होंने 75 डाल्टन दे दिया है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये ग्लाइसिन ग्लाइसिन मिलके डाइपेप्टाइड बनाए हैं। ठीक है, यानी दो ग्लाइसिन है, तो दो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो सिंपली 75 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, मेरे साथ सॉल्व करके बताइए आप सब। जैसे ही मैं 75 इंटू 2 करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 150 डाल्टन। ठीक है, बट आपको ये ध्यान देना है कि जब ग्लाइसिन ग्लाइसिन डाइपेप्टाइड बनाते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होता है। ठीक है, ये बात हम सबको पता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। तो इसका मतलब इतना वेट जो है कम हो चुका है, तो इसलिए मैं 150 में से वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो कि क्या है आपका 18, इसको माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो जब इसको मैं माइनस करूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, -18। तो इसका आंसर आ जाएगा 132 डाल्टन। और ये एक्चुअल में इस प्रोटीन का, यानी जो ग्लाइसिन ग्लाइसिन का डाइपेप्टाइड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, 132 डाल्टन। तो ये मेरा आंसर फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the approximate concentration of a solution with molar extinction concentration of solution with molar extinction coefficient इतना, पाथ लेंथ दी है 1 सेंटीमीटर और एब्जॉर्बेंस दिया है 1। तो देखिए अगर आपको ये ध्यान हो तो ये क्वेश्चन बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से पूछा गया है, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन मैं बता देती हूँ। इट इज ECl। ई क्या है आपका, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, सी आपका कॉन्सेंट्रेशन है, और एल आपका पाथ लेंथ है जो हमेशा सेंटीमीटर में ही होता है। ठीक है, तो देखिए बियर्ड लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी जब जब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सैंपल का ज्यादा होगा, यानी एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी जब लेंथ ऑफ द क्यूबिट ज्यादा होगा, यानी एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द क्यूबिट। ठीक है, तो अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगी। तो C निकालना है तो ये सारी वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, तो A इज डिवाइडेड बाय E एंड L, और ये रहा C। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने रीअरेंज कर ली।
अब C की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एब्जॉर्बेंस की वैल्यू इन्होंने दी है 1, ठीक है, तो मैं इसको 1 रख लेती हूँ। और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट यानी E, इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दी है 650 पर मोलर। तो जो भी माइनस में वैल्यू है हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ मोलर इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ की वैल्यू क्या दी है सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और फिर आपका बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 650, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 650 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका मोलर में निकल के आ जाएगा जैसे ही आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 650 कितना हुआ, इट इज 0.0015, ये आपका मोलर में वैल्यू आ गया। ओके, बट आप देखिए कि ऑप्शन में आपको मोलर में सिर्फ एक ही आंसर दिया है और वो है 1.5, बट हमारा तो इतना आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है मोलर में है और ये करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको माइक्रोमोलर या मिली मोलर में, तब जाके हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 0.0015 मोलर और इसको कन्वर्ट कर देती हूँ मैं मिली मोलर में, ठीक है। तो 1 मोलर इक्वल टू 10⁻³ मिली मोलर होता है। तो जैसे ही मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करूंगी मिली मोलर में तो मैं 10⁻³ से इंटू कर दूंगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आप ये डेसिमल हटा लोगे तो यहाँ नीचे चला जाएगा 1 2 3 4, तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ और ये कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 15/10 और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 मिली मोलर, ठीक है। क्योंकि हमने मिली मोलर में कन्वर्ट किया था तो ये हमारी किस में आ गई, मिली मोलर में वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास 1.5 मिली मोलर, तो यस हमारे पास है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 1.5 मिली मोलर है, यानी हमारा जो आंसर है वो मिली मोलर में आया है और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है आपका ग्लाइसिन का, ठीक है। ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ये एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन्होंने दे दिया है जो कि ये है। अब बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एक लीनियर ओलिगोमर मेड बाय लिंकिंग 10 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल टुगेदर बाय कंडेंसेशन सिंथेसिस, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे हैं कि एक अमीनो एसिड है, एक लीनियर, ये लीनियर है, ओलिगोमर है, यानी बहुत सारे ग्लाइसिन ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरे 10 ग्लाइसिन है जिन्होंने आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के लिंक हो गए और वो किस लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटीन है, ये जो पूरा ओलिगोमर है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो आई होप कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है, एग्जैक्टली सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो आई होप कि हमारा क्वेश्चन क्लियर है कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की प्रोसेस में। तो देखिए एक ग्लाइसिन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन्होंने इतना दिया है तो 10 ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, तो आपको सिंपली इस चीज को 10 से इंटू करना है। तो कितना आ जाएगा, C 2 इंटू 10 इज 20, हाइड्रोजन 5 इंटू 10 इज 50, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, यानी 10 ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात हमको ध्यान में रखना है कि ये जो ग्लाइसिन है ना, ये अपना पेप्टाइड बॉन्ड से बना है, ठीक है। और जब भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो आपको याद रखना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होता है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ कि हमारे पास टोटल 10 ग्लाइसिन है, ठीक है, और ये लीनियर में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पॉलीमर या फिर पेप्टाइड या फिर प्रोटीन होता है और वो लीनियर फॉर्म में होता है तो उसके बीच में जितने भी अमीनो एसिड होंगे उनसे एक कम आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, है ना। जैसे ये 2 अमीनो एसिड है तो इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो ये 2 अमीनो एसिड तो 2 है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 1 है, यानी कि एक कम है, ठीक है। पीवी मतलब पेप्टाइड बॉन्ड है। तो मुझे क्या करना है,
ये 10 ग्लाइसिन यानी ये 10 अमीनो एसिड है, तो मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने आएंगे? 9 पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जब भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे? तो आपको क्या करना है, इसको 9 से इंटू कर देना है। तो आप ऐसा करोगे तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 और ये हो जाएगा 9, यानी इतने वाटर, जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना जो है वो रिमूव हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन 18 को माइनस करना है और ऑक्सीजन 9 को माइनस करना है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमूव हो चुका है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, C20 ही रहेगा। हाइड्रोजन को 50 माइनस 18 कर दोगे तो इसको आप माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 32 आ जाएगा। ऑक्सीजन 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 और ये नाइट्रोजन 10 ही रह जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं और देख लीजिए। तो आपका जो लास्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन के आ रहा है वो ये है, मतलब हमारे पास ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये सॉरी पेप्टाइड प्रोटीन है ये जो, और या फिर आप ऑलिगोमर भी कह सकते हो, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से आया आपने देख लिया। तो देखिए ये किसी ऑप्शन में हमारे मैच होता है, तो यस ये मैच होता है फर्स्ट वाले से, जहाँ पे C20 है, H32 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन 1 है एंड दिस इज टाइपिंग मिस्टेक है ये थोड़ा, और नाइट्रोजन 10 है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द टू डाइसल्फाइड बॉन्ड इन अ प्रोटीन कंटेनिंग ओनली 4 सिस्टीन रेसिड्यूज आर ब्रोकन, ठीक है, एंड देन अलाउड टू reform, how many possible combinations of disulfide bond are possible? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, और 4 सिस्टीन रेसिड्यू है। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में बनता है, यानी दो सिस्टीन मिलकर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 सिस्टीन है और तब जाके ये दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, मतलब मान लीजिए कि 1 और 2 सिस्टीन है, इनके बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड 3 और 4 इस सिस्टीन के बीच में है। फिर इन्होंने कहा कि अब ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये ब्रेक हो चुका है, यानी कि टूट गया है। तो जैसे ही टूटा तो ये सारे सिस्टीन अलग हो गए, 1 2 3 4, और इनके बीच में यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि जब ये ब्रेक हो गया ना, तो अब बताइए कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से डाइसल्फाइड बॉन्ड इन चारों सिस्टीन के बीच में बन सकते हैं। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ हमें दो ही सिस्टीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहला वाला सिस्टीन आपके दूसरे सिस्टीन से बॉन्ड बना ले। ठीक है, फिर यह हो सकता है कि पहला वाला सिस्टीन थर्ड वाले सिस्टीन के साथ बॉन्ड बना ले, या पहला वाला सिस्टीन फोर्थ सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना ले। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। फिर सिमिलरली जो दूसरा वाला अमीनो एसिड है, सॉरी दूसरा सिस्टीन है, वो आपके थर्ड सिस्टीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो फर्स्ट के साथ भी तो बना सकता है, या फिर वो फोर्थ वाले के साथ बना सकता है। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए कि थर्ड वाला जो सिस्टीन है वो आपके फर्स्ट के साथ बना सकता है, थर्ड वाला सेकेंड के साथ बना सकता है, और थर्ड वाला फोर्थ के साथ भी बना सकता है। सिमिलरली फोर्थ वाला जो है वो फर्स्ट के साथ भी बना सकता है, सेकेंड के साथ भी बना सकता है, और थर्ड के साथ भी बना सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 ओके, बट ये जो है ना 2 3 ओके, ये भी सही है। 2 1, तो देखिए 1 2 या 2 1 एक ही बात है, तो ये हो गया कैंसिल। 2 4 ठीक है। 3 1, तो ये देखिए 1 3 एक ही बात है। 3 2, यहाँ पे 3 और 2 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 4 1 के साथ, तो यहाँ पे 4 1 है। ठीक है, 4 2, देखिए 4 और 2 ये भी है। 4 3 ये रहा। ठीक है, तो आप ये वाला भी, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो अब देखिए हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके लिए ये हो गया पहला,
ये दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, ये भी तो है सिक्स्थ, एंड यहाँ पे कोई नहीं। तो मतलब हमारे पास टोटल जो है 6 तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं सिस्टीन सिस्टीन का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली डिस्क्राइब्स अ मॉलिक्यूल विथ अ मास 1000 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, तो जो अपना वाटर है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 डाल्टन। ठीक है, तो ये 1000 टाइम्स बोल रहा है, तो वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो 1000 टाइम्स मतलब कि 1000 टाइम्स वाटर है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80,000 डाल्टन। तो ये मेरा डाल्टन में निकल के आ गया। ठीक है, बट जो मॉलिक्यूलर वेट है मैं उसको डाल्टन या किलो डाल्टन में भी देख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये डाल्टन को किलो डाल्टन में कन्वर्ट कर दूँ तो कैसे कन्वर्ट करूंगी? 1 किलो डाल्टन इक्वल टू 1000 डाल्टन। ठीक है, तो अगर ये मैं ऐसे इसको लिख दूं कि 1000 डाल्टन इक्वल टू 1 किलो डाल्टन, तो एक ही बात है। तो अब मैं 18,000 डाल्टन को किलो डाल्टन में कन्वर्ट करूंगी, तो इसके लिए मुझे 18,000 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो मैंने इसको हटा दिया, तो अब मेरे पास आया 18, तो ये मेरा आ जाता है किलो डाल्टन में। ठीक है, तो ये किलो डाल्टन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट है प्रोटीन का उसको मैं डाल्टन में भी मेजर कर सकती हूँ, किलो डाल्टन में भी मेजर कर सकती हूँ, और एम आर में भी मेजर कर सकती हूँ। व्हाट इज एम आर? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर मैं डाल्टन में देखूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना डाल्टन हो जाएगा? 18,000। और अगर मैं किलो डाल्टन में देखूँ तो ये हो जाएगा 18 किलो डाल्टन। और जब अब मैं इसको एम आर में रिप्रेजेंट करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एम आर पहले लिखना पड़ेगा, एम आर, और फिर उसके बाद 18,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डाल्टन और किलो डाल्टन मैं बाद में लिखती हूँ, लेकिन एम आर पहले मैं लिखूंगी। ठीक है, तो इन तीनों ही फॉर्म में मैं इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन का इनकरेक्ट है। तो देखिए 18 किलो डाल्टन, 18 किलो डाल्टन करेक्ट है। एम आर 18,000, एम आर 18,000 ये भी करेक्ट है। 18,000 डाल्टन, 18,000 डाल्टन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, और हमें क्या है, एक ही रिप्रेजेंटेशन काफी होता है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही है वो है फोर्थ वन। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बायोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करने में मजा आया होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, सभी एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।